गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो पूरी थ्योरी हो चुकी है ना। अब एक्सरसाइज बाकी है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या ये है, देखो चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन आइसोलेटेड। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट का ये है कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे अब इसको चार्ज कर दिया है और उसके बाद आइसोलेटेड कर दिया। इसका मतलब पहले चार्ज कर दिया और उसको कनेक्शन हटा दिया, मतलब एक बार चार्ज हो चुका है। ठीक है, फिर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। अब इसमें चार्ज हमने रख दिया है। ठीक है, एक बार चार्ज करके हमने आइसोलेटेड कर दिया, मतलब उसको बैटरी से हटा दिया है। तो उसके बाद जब हम अब प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना, ये प्लेट का डिस्टेंस होता है, ये डी, ये बढ़ा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, जब इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में जब प्लेट सेपरेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, इंक्रीज बोल रहा है, तो क्या होगा, जब हम सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो ऑन चार्ज चार्ज पर, ऑन पोटेंशियल पोटेंशियल पर, कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो चार्ज पर, पोटेंशियल पर और कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमको इसका जो रिलेशन है ना, हमें रिलेशन देखना होता है। तो रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हो, या आपको डायरेक्ट पता है कि कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डी हमेशा नीचे आता है, ए एप्सिलॉन 0/d होता है। तो डी बढ़ने से सी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास देखो ये C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है, तो D यदि बढ़ रहा है तो C कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमारे पास एक रिलेशन है कि C इज इक्वल टू Q/V, ये रिलेशन हमारे पास है ही। Q कांस्टेंट है तो C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। ठीक है, मतलब C कम हो रहा है तो V बढ़ेगा। समझ में आया ये वाले रिलेशन से। और Q तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि उसको एक बार चार्ज करके हमने हटा दिया तो Q कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखो पहला कांस्टेंट चीज़ कहाँ है, ये है। फिर सेकेंड हमने देखा पोटेंशियल, तो हाँ, तो पोटेंशियल यहाँ है तो V को हम इधर कर दे तो Q/C आ जाएगा। Q कांस्टेंट है, C क्या हो रहा है, C हमने क्या निकाला था, डिक्रीज हो रहा है। C डिक्रीज हो रहा है और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, मतलब V इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो V क्या होगा, इंक्रीज। तो दो चीज़ देख लो, पहला कांस्टेंट आना चाहिए, दूसरा वर्ड इंक्रीज आना चाहिए। वो कहाँ पर है, ये लास्ट वाले में, पहला कांस्टेंट दूसरा इंक्रीज। और कैपेसिटेंस तो डिक्रीज हो रहा है, ये हमने सबसे पहले देखा था, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, कांस्टेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल, of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor and has thickness 3/4d। ठीक है, एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, एक ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगी। ये पूरा डिस्टेंस है आपका D, और ये जो स्लैब का है ना, ये जो पोर्शन है इतना, ये कितना चौड़ा है, 3/4d, मतलब 3/4 पार्ट ऑफ D समझो। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसका K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है,
वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, ठीक है, द चार्ज इन कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट इज, ठीक है, तो हमको चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम स्लैब डालते हैं तो उसका जो थिकनेस के साथ आता है, तो ए एप्सिलॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ ये लिखा है, ये देखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। फिर अपने को t क्या बोला है, t 3/4 d है, तो बस वो वैल्यू यहाँ पुट करके अपने को पूरा सॉल्व करना है। तो ये d माइनस 4/d है, इसमें इसको d कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 3/4, तो यहाँ बच जाएगा 1/4d, 1/4d प्लस 3d/4 के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, d कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3/4k भी निकाल लेते हैं, d/4k निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा k और प्लस यहाँ से बच जाएगा 3। देखो ये नीचे सॉल्व किया है, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए एप्सिलॉन 0 4k k प्लस 3, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब ये देखो कहाँ है, इसके डी ऑप्शन में है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, डी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। तो अब नेक्स्ट, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना और आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो आपको अच्छे से बन जाएगा। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अगला प्रॉब्लम ये है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर बियर अ रेशियो। एनर्जी स्टोर्ड, जब हम कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है ना, जो हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था U इज इक्वल टू 1/2 CV² भी होता है, QV भी होता है ना, ये चीज़ भी होती है। तो ये जो फॉर्मूला आया था, ये जो फॉर्मूला आया था, तो ये फॉर्मूले में कितनी एनर्जी तो कैपेसिटर को चार्ज करने में यूज़ होती है और कितनी डिसिपेटेड होती है, मतलब वेस्ट होती है, ये बोलेंगे। तो एक्चुअली QV एनर्जी होती है, जब हम वर्क की बात करते हैं तो कितना निकलता है हमारा V इंटू Q, ठीक है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी आती कैपेसिटर की, वो आती है हाफ QV, मतलब इसमें से हाफ QV वहाँ एनर्जी स्टोर्ड रहती है, मतलब चार्ज करने के काम आती। तो फिर आधी एनर्जी मतलब कहाँ जाती है, आधा डिसिपेटेड होती है, मतलब आधी आधी काम हो रही है, मतलब 1:1, पूरा हाफ हाफ हो गया, मतलब हाफ पार्ट इसका हाफ पार्ट इसका, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1:1 आएगा ना, तो उतना ही उसमें चार्ज के लिए यूज़ होती है हाफ एनर्जी और हाफ डिसिपेटेड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो रेशियो रहेगा वो कितना आएगा, 1:1। फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, विच आर डिस्टेंस 2I अपार्ट C इज द मिड पॉइंट ऑफ 2L होगा, ये 2L of A and B, the work done in moving a charge Q along the semicircle CRD, ठीक है, shown in the figure below। ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये L डिस्टेंस दिया है और यहाँ से यहाँ तक भी ये L डिस्टेंस दिया है, ये भी L है और ये भी L है। और फिर यहाँ से जो ये है, इसको बोला है सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये L लेंथ का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ, ये जो B हमने कंसीडर किया, ये B से ये D, ये भी L ही होगा, ठीक है, ये भी L ही होगा। तो अब ये बात करना है कि ये जो D पॉइंट मिल रहा है, इस पर टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया है, वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, Q VD माइनस VC, इस पूरे सेमी सर्कल की बात करें तो VD माइनस VC, ठीक है। अब VC क्या होगा, VC पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण
एल लेंथ पर है और ये एल लेंथ, दोनों साइड एल लेंथ पर है, तो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और वर्क डन फिर सिर्फ Q इंटू वी डी बच जाएगा। अब ये वी डी जो आएगा इस पोर्शन पर, तो ये चार्ज के कारण भी आएगा और इस चार्ज के कारण भी आएगा। ये जो माइनस Q है बी पर, इस चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण भी इस पर पोटेंशियल आएगा। ठीक है, सी पर Q ज़ीरो आया क्योंकि इधर प्लस Q था, प्लस Q के कारण सी पर पोटेंशियल प्लस आएगा, और यहाँ पर भी चार्ज सेम है, माइनस Q है और एल ही डिस्टेंस पर है, माइनस Q के कारण पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस होके सी के लिए पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और डी पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 3L, इतने लेंथ पर, इतने लेंथ की डिस्टेंस पर ये प्लस Q है, जबकि सिर्फ L डिस्टेंस पर माइनस Q है, तो इसके जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस आएगा। इसलिए Q इज इक्वल टू क्यू डी क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू 3L, ये यहाँ से ये डिस्टेंस के लिए। ठीक है, मतलब प्लस Q के कारण चार्ज, माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और L की जगह सिर्फ इतना डिस्टेंस आएगा, ये L, क्योंकि माइनस Q यहाँ से सिर्फ L डिस्टेंस पर है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास आंसर आता है -Q/Q 6πε0L। तो ये जो है इसके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका जो है वो ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। A parallel plate capacitor has circular plate of radius 8 cm and plate separation 1 mm. What will be the charge on the plates if a potential difference of 100 volt is applied? आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब चीज़ें दिया हुआ है, R इतना है 8 सेंटीमीटर, V दिया हुआ है 100 वोल्ट, D दिया हुआ है, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। फॉर्मूला अपने पास है Q इज इक्वल टू CV, वो पुट कर दिया है यहाँ पर हमने। C की जगह C का फॉर्मूला होता है ε0 A/D, वो पुट कर दिया, और A की जगह πr² पुट करेंगे क्योंकि R दिया हुआ है, तो और उसमें सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P। जो भी डायपोल दिया हुआ है -Q और +Q का जो बनाया है उसका डायपोल मोमेंट P है। ठीक है, पॉइंट B बिलो द डायपोल इज इक्विवेलेंट, ये A और B दोनों इक्वेटोरियल प्लेन पर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, सिर्फ वर्क डन फाइंड करना है। तो VAB क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो आएगा क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन पर है, तो यही पॉइंट पर वर्क डन बोल रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो वर्क डन इस प्रोसेस में ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉइंट इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल होता है ज़ीरो, और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इंटू क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज भले ही +Q है लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाते, वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, ये होगा VAB इंटू Q। अगला प्रॉब्लम है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बस इतना पूछ रहा है कि जो दो स्फीयर है उनकी रेडियाई जो है उनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो उनका मतलब जो कैपेसिटर है वो बढ़ेगा या क्या होगा, यदि बढ़ेगा तो आप बताओ क्यों, और नहीं बढ़ेगा तो बताओ क्यों। तो इफ़ रेडियस इंक्रीजेज देन द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, πr²।
अच्छा स्फीयर दिया है तो 4πr², तो r पर डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया। तो यदि रेडियस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और एरिया इंक्रीज होगा, बड़ा एरिया होगा, तो उसमें चार्जेस भी गैदर्ड रहेंगे, एक साथ ज़्यादा इकट्ठे रहेंगे। इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, इसलिए कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो डायरेक्ट लिखा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d, तो A है, A इंक्रीज हो रहा है तो C भी इंक्रीज होगा, है ना। थर्ड है अ मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमने प्लेट्स के बीच में क्या किया है, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसके बीच में हमने मेटल प्लेट रख दिया है। मतलब जो हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं ना, उसकी जगह मेटल प्लेट रख दिया। तो हमने ये चीज़ पढ़ा है, मेटल प्लेट के लिए फॉर्मूला तो अपना यही लगेगा, जब स्लैब हम रखते हैं उस समय फॉर्मूला ये रहता है एप्सिलॉन 0 A d - t + t/q। लेकिन मेटल प्लेट के लिए या कंडक्टर के लिए क्या बोलते हैं हम, k = इन्फिनिटी। अब यहाँ k की वैल्यू इन्फिनिटी रखे तो t/k 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाता है d - t, है ना। ये देखो ये सॉल्व किया है तो d - t बच जाएगा। अब यहाँ से c = एप्सिलॉन 0/d - t, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये c = एप्सिलॉन 0 A d - t। ऑब्वियसली इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डिक्रीज फ्रॉम d to d - t। तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेपरेशन है पहले था d और उसके बाद d - t, मतलब कम हुआ है, तो c क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि पहले सेपरेशन था d, तो c की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू है, जब d में से t माइनस हो रहा है मतलब नीचे डिनोमिनेटर में वो वैल्यू कम हो गई है, इसलिए वो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाँ कि कोई एक समझो सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग इनटू बी द इनसाइड अ कार जस्टिफाई। अब ये बताओ कि कार में यदि आप बैठे हैं तो लाइटनिंग से बचने के लिए क्या सेफेस्ट वे है। मतलब जब बिजली कड़कती है और आप कार के अंदर बैठे हो और कार जो है वो काय की बनी रहती है, मेटल की, तो क्या होगा, है ना, कैसे आप सेफ रहोगे। तो ये देखो ये आंसर, सबसे पहले तो यदि मेटल अट्रैक्ट भी करता है तो हमने क्या पढ़ा है, यदि सरफेस पर चार्जेस है तो इनसाइड क्या होता है, इनसाइड चार्जेस 0 होते हैं, तो अंदर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो जो लाइटनिंग का असर है मेटल का जो गाड़ी पर है वो डायरेक्ट अर्थिंग में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ से अटैच्ड होती है कार। ठीक है, तो देखो क्या आंसर कैसे लिखना आपको, द बॉडी ऑफ द कार इज मेटेलिक, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टू द पर्सन इन द कार बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार इज 0। हमेशा हमने पढ़ा है पूरा यदि इनक्लोज सरफेस है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। तो डिस्चार्जिंग ड्यू टू द लाइटनिंग प्रोसेस टू द ग्राउंड थ्रू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार की मेटेलिक बॉडी से वो जो डिस्चार्जिंग फोर्सेज है वो डायरेक्ट अर्थ में होगा, अर्थ में चले जाएंगे, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2 विथ चार्ज Q इज एक्सपांडेड टू अ रेडियस A। एक ऐसा कुछ है बॉल टाइप जिसकी रेडियस B है, फिर हमने उसके रेडियस को एक्सपांड करके A तक लेके गए। ठीक है, वो रेडियस जो है वो फिर A हो गई है। ये देखो ये जो है ये पहले ये वाला जो अंदर का सरफेस है इसकी रेडियस क्या बोल रहा है, सबसे पहले थी B, फिर उसको एक्सपांड करके ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस है B।
तो उसको ए से बी करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी पर पहले क्या था, फिर ए के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी, ये निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अपन ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये के जो लिया है ना हमने, ये 1/4πε0 को के कंसीडर कर लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटू क्यू अपॉन ए वी ए हो गया, क्योंकि हम ये ए के लिए ये मान रहे हैं, और वी बी क्या हो जाएगा, वही 1/4πε0 क्यू अपॉन वी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम ये करेंगे Q इंटू वी ए माइनस वी बी किया है ना, तो वी ए का यहाँ रख दिया के क्यू अपॉन ए माइनस ए, और के क्यू कॉमन निकाल लिया, Q ऑलरेडी बाहर था तो Q स्क्वायर हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, और के की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर 1/a माइनस 1/b, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चाहे इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हो, इसमें एनर्जी लिया है तो फॉर्मूला एनर्जी का पुट करो या इसका पुट करो, वर्क डन तो वही आएगा, ठीक है। एनर्जी भी पुट करोगे तो वही पोटेंशियल इनटू क्यू ही आएगा। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी, दोनों तरीके से सॉल्व किया होगा, ठीक। अब देखो अब न्यूमेरिकल आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 से, ये 5th था ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल थर्ड वाला। दिस चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। फोर्थ है, थर्ड वाला यहाँ नहीं है क्योंकि थर्ड वाला ना इक्वी पोटेंशियल वाला है जो कि डिलीटेड पोर्शन है, तो मैंने थर्ड वाला यहाँ सॉल्व नहीं किया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इज 0। एक्चुअली इसके कारण ये तीनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तीनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका जो टोटल है वो 0 है। तो हमको क्या निकालना है, ये Q/Q का रेशियो निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तीनों चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, हमने निकाला था 1 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी, 2 चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी, n चार्ज सिस्टम में, 3 चार्ज सिस्टम का भी निकाला था हमने, ठीक है। तो वो क्या होता है Q1 Q3 Q2 Q3 और Q1 Q3 Q1 Q2 और फिर Q3 Q2, ये ऐसा ये आया था, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस लेना है। तो देखो ये माइनस क्यू और क्यू के बीच में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर, ये डिस्टेंस है। इन दोनों के लिए क्यू इंटू ये माइनस क्यू, दोनों साइड माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आएगा, ये आर हो गया। फिर इन दोनों के लिए तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर और ये आर, 2r, इसलिए हो गया 2r इज इक्वल टू 0 दिया होगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो ये Q है ये Q है, ये दोनों चीज़ कॉमन निकल सकती है। अच्छा अभी कॉमन नहीं निकाला, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते जो भी करना है देखते हैं। तो Q ये Q/r, ये Q/r है, इन दोनों को ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस है तो -2QQr हो जाएगा, प्लस ये Q²/2r हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी टर्म इधर लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक कटवट होकर के हमको मिल गया Q/Q इज इक्वल टू 1/4, मतलब हमको ये रेशियो मिल गया। वो कितना मिला है, 1:4 का रेशियो मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू a DC source. The battery is now disconnected and then the dielectric is removed. कैपेसिटर है बोल रहा है, उसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसके दोनों प्लेट के बीच में, और कुछ DC सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर बैटरी को भी हमने डिस्कनेक्ट किया और उसका डाइलेक्ट्रिक भी निकाल लिया। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब हमको बताना है कि क्या उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्टोर्ड एंड
वोल्टेज विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स को, इन सब के बारे में बताना है, क्या डिक्रीज होगा क्या इंक्रीज होगा, ये सब बस। कंडीशन उसने क्या बताया, पहले कैपेसिटर था, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है, उसको पहले हमने चार्ज किया था, फिर वहाँ से बैटरी भी हटा दिया और वहाँ से डाइलेक्ट्रिक भी निकाल दिया, ये when capacitor is connected to DC source it gets charge, the battery is then disconnected, so no more charge can flow in on remaining dielectric capacitance। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। अब देखो कैसे कि चार्ज तो कांस्टेंट है, हमने बैटरी भी हटा दिया, मतलब पोटेंशियल भी नहीं दिया है, ठीक है ना, पहले पोटेंशियल हमने इंक्रीज किया था, ठीक है, तो C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। फिर एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 होता है, 2C ये आती है, तो ये क्या हो जाएगी, जब हमने चार्ज किया है और उसका चार्ज इंक्रीज हुआ है, या हम ये बोल सकते हैं C भी डिक्रीज हो रहा है और Q इंक्रीज हो रहा है, तो U भी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C होता है। फिर पोटेंशियल भी C के रेसिप्रोकल में, तो ये भी इंक्रीज होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय D होता है, ठीक है, तो V इंक्रीज हो रहा है तो E भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज होगी। ये सारे रिलेशन पता होंगे तब ही आप लिख सकते हो ये सारी बातें, है ना। तो इसके लिए आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ही न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। Find the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors। C1 और C2 दो लिया है, पहले उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन किया with their capacitance in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases becomes the same। एनर्जी दोनों केस में सेम है, तब अपने को CS और CP का रेशियो निकालना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एक दूसरे का आधा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो 1:2 का रेशियो है, C1 बाई C2 1:2 है, तो C1 इज इक्वल C2 इधर गया तो C2 इज इक्वल टू 2C1 हो गया, ठीक है। अब CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की जगह 2C1 पुट किया तो CP इज इक्वल टू 3C1। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 CP V1 स्क्वायर 1/2, यहाँ पे 3C1 पुट किया V1 स्क्वायर 3/2 C1 V1 स्क्वायर, ये हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये होता है, उसको सॉल्व किया तो CS इज इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2 आता है। C1 की जगह C1 रखा, C2 की जगह 2C1 रखा, ये सब रखा और ये इसको सॉल्व किया, ये C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये एक C1 से एक C1, तो 2/3 C1 बच गया, ठीक है। तो अब तो CS इज इक्वल टू कितना गया 2C1 C3, तो इस कंडीशन में एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 CS V2 स्क्वायर, CS की वैल्यू यहाँ से पुट करो 2/3 C1, ये पुट किया तो यहाँ आ गई 1/3 C1 V2 स्क्वायर, ये एनर्जी आ गई। लेकिन कंडीशन क्या दिया है, दोनों कंडीशन में एनर्जी सेम है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल किया तो V1/V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, ये भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा है स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 आ गया, तो V1/V2 क्या निकालेंगे √2/9 मतलब √2/3, तो इन दोनों का पोटेंशियल ये आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इनका ग्राफ कैसा रहेगा, प्लॉट ऑफ एनर्जी वर्सेस कैपेसिटेंस, तो क्या रहेगा एनर्जी और कैपेसिटेंस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ग्राफ कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है 7, two charges of magnitude -q and +q are located at points 2a, 0 and 5a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges? ये चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा
a sphere of radius 4a with its center of the origin. सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि दो चार्जेस है -4q और 2q, और ये दोनों कहाँ पर है 2a 0, ठीक है। 2a मतलब x एक्सिस पर 2a वैल्यू और x एक्सिस पर ही 5a वैल्यू, ठीक है। तो एक स्फीयर फॉर्म कर लेते हैं। देखो ऐसे ये जो यहाँ स्फीयर फॉर्म किया है, ये ऐसे स्फीयर फॉर्म किया है जिसकी रेडियस क्या है 4a रेडियस है। तो 2a इस स्फीयर के अंदर आएगा लेकिन 5a बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब जो बाहर वाला है उसके कारण ये इसके सेंटर में कुछ भी, और ये बोला है कि देखो 5a पर जो है ना इतने डिस्टेंस पर कितना चार्ज है इसमें 2q, और जो 2a डिस्टेंस है वहाँ -4q चार्ज है। तो देखो ये जो बाहर है इसके कारण यहाँ अंदर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होंगी, लेकिन ये जो 2a डिस्टेंस पर 4q चार्ज है उसके कारण होंगी, ठीक है। तो पहले बस ये डायग्राम समझना। तो क्या हो गया, इनसाइड द क्लोज सरफेस अक्रॉस द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज, ये क्या आ जाएगा q, चार्ज कितना है -4q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी इनसाइड q नेट अपॉन एप्सिलॉन 0। तो q नेट कितना है -4q और एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा -4q अपॉन एप्सिलॉन। सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम समझने की ज़रूरत है तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है। 8th वाला प्रॉब्लम, 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? तो मतलब हमको दोनों के लिए एनर्जी निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि उसने कितना लॉस किया, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती 1/2 C1V1²। तो पहले चार्ज के लिए निकाल लेंगे, पहले कैपेसिटर के लिए तो क्या आ गया 6 माइक्रोफैरेड, तो उसका 6 माइक्रोफैरेड उसका चार्ज है, कैपेसिटेंस है। तो एनर्जी होती 1/2 C1V1²। तो इससे हमने ये निकाल लिया, तो हमारा 27 × 10⁻² जूल ये आया। अब C2 कितना है 3 माइक्रोफैरेड, तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जो अनचार्ज कैपेसिटर है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, दूसरे पेज पर है ना ये। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, ठीक है। तो V2 C2 पर जो होगा तो C1 + C2 इज इक्वल टू V1 C1, ये कंडीशन आएगी क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण। तो यदि हम वो निकालते हैं तो V2 इज इक्वल टू C1 6 है +3 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 300, ये आ गया। तो V2 की वैल्यू आ गई 200। तो हमने क्या निकाला, दूसरे कैपेसिटेंस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। दूसरे कैपेसिटर पर हमने जो कि चार्ज नहीं है उस पर हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया V2 इज इक्वल, ठीक है। तो अब E2 निकल जाएगा 1/2 C1 + C2 × V2², C1 6 C2 3, ये आ गया इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि ये माइक्रो है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और V2 की वैल्यू 200 आ गई। V2 का स्क्वायर है इसलिए 200 × 200। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 18 × 10⁻² जूल, और E1 कितना आया था 27 × 10⁻² जूल। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा लॉस्ट एनर्जी बाय कैपेसिटर C1। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 27 - 18 मतलब 9 × 10⁻² इतना आएगा, तो ये हो गया जूल। तो इतना लॉस होगा C1 का। अगला प्रॉब्लम, ठीक है। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स
ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकुलम। मतलब देखो जैसे ये छोटे छोटे जो चार्ज हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो चार्ज है, ये छोटे 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 ऐसे कितने हैं 125, कितने हैं 125 ऐसे छोटे छोटे चार्ज, उनसे एक बड़ा चार्ज बन रहा है, ठीक है। और एक ये सिंगल छोटे चार्ज पर चार्ज कितना है 0.5 माइक्रोकुलम, इतना चार्ज है एक पर, तो 125 पर कितना होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा समझना है। और हम क्या करेंगे, जो छोटा चार्ज है ना, छोटे चार्ज का रेडियस स्मॉल आर लेके चलते हैं, और बड़ा वाला जो एक बना है उन सबको मिलाकर उसका रेडियस हम कैपिटल आर लेके चलते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच लिक्विड ड्रॉप है 0.5 माइक्रोकुलम, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे कुलम में तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स कितना हो जाएगा 125 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है वो स्फेरिकल है, इसलिए स्फीयर का ही वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप, तो 125 इंटू दिस और 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर और आर का रिलेशन निकाल लेते, तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में हमारा रिलेशन निकल गया है ये। तो अब क्या निकालेंगे हम, उसका पोटेंशियल, किसका, बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू चार्ज, तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, छोटे छोटे 125 चार्जेस का जो टोटल चार्ज होगा वही उसका चार्ज होगा, तो वो पुट कर दिया। आर डिस्टेंस, आर निकल गया हमारा, ठीक है, उससे ये रख दिया, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल 5r था ना, तो स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर है, ठीक है। अब ये पूरा वैल्यू पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये पुट किया 125 क्यू 0.5 इंटू 10⁻⁶, ये पहले निकाला, ये पुट किया, सब सॉल्व किया, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो बस ये है, एक तो कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, और एक तो वर्ड समझ में आने चाहिए, और दूसरा फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आपसे बन जाएंगे। एक तो न्यूमेरिकल और बच गए हैं, फटाफट कर लेते थोड़ा जल्दी, फास्ट है ना। ये देखो 10th वाला प्रॉब्लम क्या है, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज दिस, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल, ठीक है, 10⁻21 मॉलिक्यूल इतना वाटर उसमें है। तो डायपोल मोमेंट्स आर ऑल ओरिएंटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई की वैल्यू भी दी हुई है। फिर कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू रोटेट द डायपोल्स फ्रॉम देयर इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 0 से, हमको 0 से 1 है ना, यहाँ तक ले जाने के लिए हमको डायपोल्स आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री हमको टर्न करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट ये दिया हुआ है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है EP साइन थीटा, फिर हमारा वर्क डन क्या होता है टाउ इंटू थीटा, वो निकालेंगे, और हमको निकालना कहाँ से 0 से Q0 तक के, तो फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये EP साइन थीटा डी थीटा, और जब हम ये कहाँ से कहाँ तक करते हैं 0 से 90 डिग्री करते, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है, ये बुक में है, ठीक है। ये सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस थीटा आता है, थीटा 90 डिग्री है, इसलिए कॉस 0 माइनस कॉस 90 आएगा ना, तो कॉस 0 1 हो गया, कॉस 90 0 आ जाएगा, तो सिर्फ E इंटू पी बच जाएगा। तो E की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है, वो पुट करेंगे तो हमारा वर्क डन यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन जो E और P की वैल्यू पुट करेंगे, तो ठीक है, बस वही निकालना था। अब ये वर्क डन आएगा पूरे 10⁻221 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो हमको 10⁻21 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा
1 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं, पर ये आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आप देख के समझ लेना। 11th वाला प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड अनदर चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ पोजिशन। ये पोजिशन दे दिया है, ठीक है। ये 0 6 0, ये 0 x कोऑर्डिनेट, ये 0 x कोऑर्डिनेट, ये 6 y और ये z, ऐसा रहेगा x y z कोऑर्डिनेट। मतलब जो -5 है वो y एक्सिस पर है, कहाँ 6 मीटर, ये लिखा है ना मीटर, तो 6 मीटर डिस्टेंस पर। और एक दिया हुआ 6 माइक्रोकूलम, वो ओरिजिन से, यहाँ से, है ना, कितना दिया हुआ है ये पहले वाले क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर ये, यहाँ पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है 800, मतलब x से डिस्टेंस उसकी 8 है। और ये जो 6 माइक्रोकूलम है वो ओरिजिन पे बोला है, तो ये 6 माइक्रोकूलम यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला वाला कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पर, तो P पर कितना आ जाएगा, P पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस और इसके कारण, ये दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 1/4πε0 रहेगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, Q1 मतलब 6 माइक्रोकूलम और Q2 मतलब 5 है ना। तो ये Vp हमारा निकल जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देखना, 1/4πε की 0 वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, वो वैल्यू पुट करेंगे। इसमें Q1 हमको पता है कितना आ जाएगा, Q1 ये लिखा है ना 6, Q1 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁻6 आएगा और ये -5 आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ के लिए ये जो डिस्टेंस निकालना है, इसकी तो डिस्टेंस समझ में आती है 8 मीटर, पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से ऐसी निकालनी पड़ेगी। तो ये दिया है, ये दिया है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो 8² + 6² √, मतलब ये हो जाएगा, तो ये 100 आएगा, 100 का √ कितना हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब इस पर डिस्टेंस, ये R2 मतलब 10, R1 मतलब ये 8, अब निकालेंगे। ठीक, अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, फिर तो निकाल लेंगे वो, तो हमें ये फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो निकल जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। अब क्या बोल रहा है, बहुत ये यहाँ से हमको इन्फिनिटी से हम एक प्रोटॉन लेकर आ रहे, कहाँ, पॉइंट P पर, और इस पॉइंट P पर वो प्रोटॉन को लाने में हमको कितनी एनर्जी लगेगी, ये कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो। तो अब ये प्रोटॉन पर इसके कारण भी पोटेंशियल लगेगा और इसके कारण भी, तो ये दोनों के अपोज में वर्क करना पड़ेगा। तो हमने निकाला था 3 पार्टिकल सिस्टम में कितनी एनर्जी रहती है, वो चीज़ हमको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, ये Vp की वैल्यू निकल गई, वो वर्क डन 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए 1/4πε0 क्या आता है, Q1 Q3 मतलब कॉमन जो थर्ड हम लेकर आ रहे हैं, Q1 Q3 रहेगा और Q2 Q3 दोनों के कारण उस पर वर्क होगा ना, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से Q3 हमने कॉमन निकाला, अब ये R13 और R23 जो आता है ना, तो इसमें R1 और R2 रहेगी, तो वही लिख लेते हैं। तो देखो ये पूरा फॉर्मूला Vp का है, ये जो इतना फॉर्मूला है ये Vp का है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे Vp × Q3 लिख सकते हैं, और नहीं तो पूरी वैल्यू सॉल्व करके फिर से करोगे, लेकिन Vp हमारा ऑलरेडी आ गया है 2.25, ये यहाँ पर हमारा 2.25 ये वैल्यू आ गई है Vp की, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे Vp लिखेंगे × Q3 की वैल्यू मतलब प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.25 × 10⁻3 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके भी यही वैल्यू आएगी 3.6 × 10⁻16, और यदि ये पूरा सॉल्व किया तो भी हो जाएगी, और माइनस वैल्यू आएगी क्योंकि
क्योंकि देखो माइनस का क्या इसका सिग्निफिकेंस है, चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली वर्क डन क्या होता है, चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका नेगेटिव होता है वर्क डन, ठीक है। तो यही बता रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण एनर्जी इसलिए नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा समझ के अच्छे से सॉल्व करना। अभी ये 12, ये तो बहुत इजी है, इजी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा निकालना है लेकिन समझना इजी है, ठीक है। टाइम तो हो गया है, पर 12 और 13 आप इसमें से देख लेना, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है अभी, तो मेरे थोड़ा 9th में पीरियड है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो 12 और 13 जो है वो पढ़ के समझ लेना, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा ही PDF मैं आपको भेज रही हूँ। तो वैसे बहुत इजी है 12 और 13, नहीं तो मैं नेक्स्ट इसमें ये समझा दूँगी, एक बार आपके पास PDF तो पहुँच ही जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि मेरा दूसरा पीरियड और है। बाय।